तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 जो होता है सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन, उसके सभी यूनिट के बेसिक कंसेप्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज हमारा दूसरा वीडियो होगा जो कि नेट पेपर 1 के लिए यूनिट 4 का होगा। यूनिट 4 में हमको क्या पढ़ना है, वो है कम्युनिकेशन, संचार या फिर संप्रेषण, इसको हम लोग कहते हैं, उसी को देखना है। इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जा करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वो ये सब आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने में यूनिट का जो सिलेबस में है आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 का काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ उससे देखें, तब जा कर के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन को लेकर के, और एग्ज़ाम हॉल में आप अपने नंबर को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि एक एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। जिनका जेआरएफ 1-2 नंबर से छूट जाता है उनसे जाकर पता कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि संचार या संप्रेषण दोनों एक ही होता है लगभग, उसे इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। यह क्या है? तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनका अर्थ समान रूप से समझा जा सके। यहाँ समान रूप से अर्थ समझा जाने का मतलब है कि जिस अर्थ में वो बात समझाना चाह रहे हैं उसी अर्थ में समझ ले, तब वो हमारा संचार जो है सफल माना जाता है। इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो लिख करके, बोल करके या फिर अन्य माध्यम से भी किया जा सकता है। फिर अगर हम देखेंगे कि संचार के विभिन्न मॉडल की बात करें, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो सामान्य संचार के मॉडल में जो है सबसे पहले सेंडर होता है, जिसे प्रेषक हिंदी में कहते हैं। संदेश यानी मैसेज आता है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, फिर उसे किसी माध्यम के से भेजा जाता है किसी चैनल के थ्रू, और जहाँ पर जाकर पहुँचता है वो प्राप्तकर्ता होता है, उसे रिसीव करता है। तो ये एक सामान्य संचार मॉडल हो गया। अरस्तू का भी एक संचार मॉडल है। तो अरस्तू कहते हैं इसमें कि इस संचार मॉडल का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना है, और वो इसे संचार प्रक्रिया का एक रेखीय बताते हैं, यानी कि लीनियर प्रोसेस बताते हैं। एक तरफ से जाएगा, जैसे कि ज़माने में रेडियो न्यूज़पेपर जो होता था वो सुन लिया जाता था, हम क्या उसमें बोलना चाहते हैं वो तो नहीं ना होता था। ये सब वन वे हो गया। आजकल भी टीवी न्यूज़ चैनल पे जो देखते हैं वो सब लीनियर है, वन वे है। इसको समझने के लिए क्या देखा गया कि देखिए, एक तरफ स्पीकर है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, उसका कोई सब्जेक्ट है, मुद्दा है, और उसको श्रोता कौन है, ऑडियंस है, ये देख रहे हैं। तो ये हमारा संचार का कम्युनिकेशन है। और इस संदेश को तैयार करने के लिए 3 प्रमुख घटक की चर्चा होती है, जिसमें है एक पैथोस, दूसरा है इथोस, तीसरा है लोगो। तो पैथोस में क्या होता है, यह दुख या करुणा का भाव उत्पन्न करता है, यानी श्रोता को भावुक करता है। इथोस की बात करें, जिसमें जो है विश्वसनीयता की बात होती है। हमारे संचार में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, ठीक है। जो श्रोता को वक्ता पर विश्वास होनी चाहिए, तभी तो वो बैठकर सुनेगा या हमारे संदेश को सुनना चाहेगा, नहीं तो क्यों सुनेगा। उसके बाद लोगोज है, जिसमें कि तर्क व विवेक युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। संदेश जो है वह संदेश तर्कपूर्ण हो, ठीक है ना, जो व्यक्ति के तर्कपूर्ण हो, जो व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करे, तभी तो जाकर के हमारे संदेश, विचार, कम्युनिकेशन से लोग प्रभावित होंगे। आजकल देखते हैं ना, हमारे राजनेता नेता लोग आकर के भाषण देते हैं और अपना कम्युनिकेशन स्किल वो लोग इतना बेस्ट बना लिए रहते हैं कि लोगों को अपनी तरफ लुभा लेते, देते कुछ नहीं है, बस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वोट ले लेते हैं और चलते बनते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का ही उदाहरण है बेस्ट। उसके बाद है एक वैज्ञानिक है श्रैम, जिन्हें कहेंगे स्क्रैम भी पढ़ा जाता है, SCHRAMM इनका नाम है ये। तो श्रैम का संचार मॉडल की हम बात करेंगे तो वो कहते हैं कि कभी कोई मैसेज जो है वो इनकोड होता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग डिकोड करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसमें मॉडिफाई करेंगे, तब जा कर के वो एक्सटेंड होगा। इनका कहना है कि लोग संदेश की व्याख्या कैसे करते हैं, लोग जो है संदेश की व्याख्या कैसे करते हैं उसका पता चलता है इसके द्वारा। और इसी में श्रैम ने बताया कि किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान, ये सभी ऐसे कारक हैं जो संदेश को प्रभावित करते हैं। तो सही बात है, वो किस पृष्ठभूमि से आ रहा है
उनका क्या अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कम्युनिकेशन स्किल भी उतना ही बेहतर होगा। उनको क्या नॉलेज है, नॉलेज का ही प्रभाव हमारे संचार पे पड़ता है। अब एक पढ़ा लिखा आदमी से आप बात कीजिए और एक अनपढ़ जाहिल से बात कीजिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा सीधा। तो ये सब चीज़ जो है हमारे संचार को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं इसको देखेंगे, एक वेन डायग्राम बना करके दिखाया गया है कि जैसे सोर्स है, वहाँ से कुछ इनकोडर आ रहा है, उसे सिग्नल के थ्रू भेजा जाएगा, फिर वो जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचेगा, वहाँ डिकोड होगा। तो इसमें जो है दोनों में अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि ये एक माध्यम बन जाएगा। और ये प्रेषक यानी सेंडर का ये पूरा अनुभव क्षेत्र है, ये बड़ा वाला इधर का। उसके बाद ये श्रोता ऑडियंस का अनुभव क्षेत्र है, और ये दोनों इसको अपना एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। तो इस वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। उसके बाद एक और विद्वान आते हैं कर्ट्ज। कर्ट्ज का भी कम्युनिकेशन मॉडल है, संचार मॉडल जो है इसे संचार का मध्यस्थ मॉडल कहा जाता है। किसके मॉडल को, तो कर्ट्ज के कम्युनिकेशन मॉडल को, संचार मॉडल को मध्यस्थ मॉडल कहते हैं। इसमें क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि देखिए एक तरफ जो है वो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, और एक तरफ ऑडियंस होता है। इसके बीच में भी एक गेट कीपर होता है। ये गेट कीपर यानी द्वारपाल जिसे बोलते हैं, इसका कंसेप्ट जो है कर्ट्ज ने दिया था। और वो कहते हैं कि ये गेट कीपर जो है वह व्यक्ति होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कौन सी बातें प्रिंट होनी चाहिए, प्रसारित होनी चाहिए, वो प्रचारित होनी चाहिए, और कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा, तो वो गेट कीपर करेगा। ठीक है ना। तो ये हमें फ़िल्टर आउट करके ऑडियंस तक पहुंचाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मीडिया, क्योंकि सरकार की नीतियों का जो लोगों तक पहुंच जो है, जानकारी, सूचना कैसे प्राप्त होते हैं, हमें मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब आजकल देख रहे हैं कि गोदी मीडिया का एक स्लोगन चल गया है, चर्चा चल गया। वो लोग जो मतलब इतना फ़िल्टर आउट कर देते हैं, यानी गेट कीपरिंग का काम इतना ज़्यादा कर देते हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो पब्लिक तक आ ही नहीं पाती है, बस उनकी बनावटी बातें आ जाती हैं। खैर वो दूसरा मॉडल है। अब आएंगे कि सैनन और वीवर। सैनन और वीवर भी एक विद्वान थे जो कम्युनिकेशन मॉडल दिए हैं, संचार मॉडल दिए। सैनन एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और वीवर जो है एक इंजीनियर थे। इन दोनों ने मिलकर के एक संचार मॉडल दिया। इसका जो है दोनों अमेरिका की बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में एक अधिकारी थे, और इनके मॉडल को यानी सैनन और वीवर के मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहा जाता है। यानी समझ लीजिए, इसको VVI कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो पूछा जाएगा कि संचार मॉडल में किनके मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल कहा जाता है, तो ये सैनन और वीवर के मॉडल को कहा जाता है। इन दोनों ने ही संप्रेषण की प्रक्रिया में शोर यानी कि नॉइज़, हल्ला गुल्ला नहीं होता है, वो नॉइज़, शोर की अवधारणा को सबसे पहले दिया। कौन दिया, तो सैनन और वीवर ने दिया था। और जो सैनन और वीवर जो है, इन्होंने संचार का गणितीय मॉडल दिया कब, 1949 में दिया था। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसे देखिए एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कैसे है। ये सैनन वीवर बोलते हैं कि कोई एक सोर्स है, वहाँ से हमें कोई मैसेज मिला, वो हम उसको ट्रांसमिट करेंगे, भेजेंगे किसके माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से। और वहाँ पे बीच में एक यहाँ पे गैप बन जाएगा। ये गैप उसके बाद सिग्नल से भेजेंगे रिसीवर के पास, फिर वो रिसीवर के पास मैसेज जाएगा और वो लास्टली वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन इसके बीच में जो यहाँ गैप बन रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ शोर नॉइज़, जैसे कि मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर, तो वो आप लोगों को कभी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोरगुल, वो आवाज़ आपको ना जाए, इंटरप्ट ना करें, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है। तो वो चीज़ क्या होता है कि हमारा जो सोर्स है, जो हमारा संदेश है, आप तक पहुंचने में कुछ चीज़ें उसमें बीच में आकर के हल्ला गुल्ला शोरगुल कर देती है, वो इंटरप्ट मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक, तो उसी तरह बोला गया, सैनन और वीवर ने बताया कि नॉइज़, शोर का भी एक कंसेप्ट है, जो जिस तरह हम कोई मैसेज भेजते हैं टोटली उस तरह नहीं पहुंचता है, उसमें या तो कुछ मिक्सअप हो जाता है, अनचाहा चीज़ें ना चाहते हुए भी, तो उसी को हम लोग शोर या नॉइज़ कहते हैं। शोर क्या है, तो ये संचार मार्ग में आने वाली बाधा है, वो किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है। उसके बाद सैनर और वीवर ने शोर के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधान को कम करने के लिए शब्द बहुलता के सिद्धांत पर जोर दिया। अब सैनन और वीवर ने तो नॉइज़ प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो फिर भाई आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, तो अब बताइए कि इसका क्या समाधान है। तो फिर वहीं इस पर शब्द बहुलता पर जोर दिए हैं। वो बोले हैं कि किसी संदेश को बार बार बोलना या दोहराना होता है।
जैसे कि हम लोग कभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी तो यहाँ नहीं पता चल पाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से शोरगुल हल्ला की वजह से कौन सी बातें आपको नहीं सुनाई दी। लेकिन जब भी आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहाँ अगर कुछ हल्ला गुल्ला हो गया तो सर नहीं सुनाई दिया, एक बार और बोल दीजिए, तो सर उसको फिर से रिपीट करते हैं, फिर से बोलते हैं, दोहराते हैं। तो वहीं जो है शब्द बहुलता हमारे क्या है, नॉइज, शोर की समस्या को ख़त्म कर सकता है। लेकिन शैनन और वीवर ने अपने संचार मॉडल तो इतना बेहतर दिया, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई, कुछ खामियां रह गई। क्या है, तो शैनन और वीवर ने फीडबैक की कोई बात नहीं की, ठीक है ना, सिर्फ वो एक तरफा एक मार्गी वन वे संचार प्रक्रिया की बात की। तो ये इनका डिमेरिट हो गया। उसके बाद आते हैं कि लेजिम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लेजिम्स का कम्युनिकेशन मॉडल जो है 1961 में दिए। ये कहते हैं, लेजिम्स नाम है एक विद्वान का, दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक को संदेश के अर्थ, इरादे और उपयोग को स्पष्ट समझ प्राप्त होती है। ये लेजिम्स का कहना है। इसमें ये समझाते हैं कि कम्युनिकेटर जो है वो मैसेज को भेजता है चैनल के पास, चैनल पे फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर वो ऑडियंस तक जाती है और ऑडियंस उसे फीडबैक देती है। ये फीडबैक कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, कम्युनिकेटर के पास में आता है। यही फीडबैक की कमी रह गई थी किसमें, शैनन और वीवर के मॉडल में। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे VVI कर लीजिएगा। ये मॉडल 1967 में दिया गया हेलिकल का। इसे जो है फ्रैंक डी डॉन्स द्वारा दिया गया और इसको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पे दर्शाया गया। ये जो मैं फिगर बनाया हूँ इसे आप देख सकते हैं। ये स्प्रिंग नुमा एक संरचना है, स्प्रिंग की तरह दिखने वाला, इसके ऊपर समझाया गया। जैसे कि ये एक स्प्रिंग है, नीचे से ऐसे ऐसे नॉइज़ हमारा मैसेज जो है घूमते ऊपर जा रहा है संदेश, तो उसको समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानने लगते हैं, हमारा संचार का दायरा बढ़ने लगता है। ये बात सही है, हर कोई, आप इसको खुद से सोचिएगा कि आप पर्सनल इस बात को फील किए होइएगा कि कभी हमारा किसी से दोस्ती हुआ तो हम उस दोस्त के बारे में, क्लास में ही दोस्ती हुआ तो हम उसको कम जानते थे, फिर जैसे जैसे उसके साथ बैठना हुआ क्लास में, रोज़ डेली एक ही साथ बेंच पे बैठ रहे अपने दोस्तों के साथ, फिर उसके बाद बात करना चालू किए, तो हम दोनों में जितना समय बीता उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जानने लगे। यानी जानने लगे तो कैसे हुआ, वो हम दोनों के बीच संचार का दायरा बढ़ा। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि नीचे में जितना शॉर्ट है, नैरो है हमारा, वो क्या है, वो हमारा टाइम है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं हमारा संचार का दायरा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देख रहे हो, ऊपर जितने जा रहे हैं टाइम बढ़ते जा रहा है, वो हमारा संचार के दायरा को बढ़ा रहा है। ठीक, फिर देखेंगे कि संचार जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव और शब्द भंडार भी बढ़ते हैं, जिससे संचार कौशल विकसित होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करके देखिएगा, उनकी बातों में जो मैच्योरिटी रहता है, उनका जो वो जिस शब्द को कलेक्ट करते हैं उन सभी में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है जीवन का, और उस अनुभव में उन्होंने कई बार कम्युनिकेशन किया, कई लाखों बार कम्युनिकेशन किया। शुरुआत में उनसे गलतियां हो रही होगी, लेकिन उसमें वो सुधार करते गए होंगे, तब जा कर के एक बेस्ट कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो जैसे हम लोगों को स्कूल में क्या होता था कि हम लोग कहीं अच्छा से बात नहीं कर पाए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर उस मैटर को सुलझाने के लिए अंकल को बुला के लाते थे, बड़े भैया को बुला के लाते थे, तो वो मैटर सॉल्व हो जाता था। ऐसा क्यों, तो क्योंकि वो अच्छा से कम्युनिकेट कर लेते थे दोनों तरफ। दोनों दोस्तों के गुट में जो हम लोग को लड़ाई हो जाता था ना, तो वो आते थे, अच्छा से दोनों को बात सुनते थे, दोनों को अच्छा से कम्युनिकेट करते थे, समझाते थे। इस तरह से एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है बेहतर कौशल विकसित करता है। संप्रेषण संचार की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से ही विकसित होती है। ये चीज़ें याद रखना है, कोई नया नहीं है। अब देखिए, संप्रेषण या संचार जो है वह क्या होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, बिना दोहराव के होनी चाहिए, नॉन रिपीटेटिव होनी चाहिए, सदा बहने वाली होनी चाहिए यानी ऑलवेज ग्रोइंग। उसके बाद संचयी होनी चाहिए, एक्यूमुलेटिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बर्लो का SMCR, बर्लो नाम है एक वैज्ञानिक का, उन्होंने SMCR मॉडल दिया। SMCR का फुल फॉर्म होता है एस फॉर सोर्स,
M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल और R फॉर रिसीवर, SMCR। ये भी याद रखिएगा कि SMCR मॉडल किसने दिया, तो बर्लोन दिया। वो सोर्स में चर्चा करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की, फिर नॉलेज के, सोशल सिस्टम का, कल्चर का, एटीट्यूड का, इन सभी चीज़ों का जो है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में प्रभाव पड़ता है। दूसरे में बात करते हैं मैसेज का। मैसेज में क्या कंटेंट होना चाहिए, कौन सी एलिमेंट होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसको कोडिंग करके कोडिंग फॉर्म में भेजे उसको हम। फिर वो चैनल को इम्पोर्टेंट मानते हैं। चैनल में क्या होता है, हियरिंग होता है, सुनवाई होता है, टचिंग, टेस्टिंग, सीइंग या व्यूइंग, उसके बाद स्मेलिंग। फिर रिसीवर को भी इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं। वो किस लिए, तो ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, नॉलेज डेवलप करता है, सोशल सिस्टम इम्पोर्टेंस होता है, एटीट्यूड इम्पोर्टेंस होता है, उसके बाद कल्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। और ये SMCR जो है बर्लो का, यह एक रेखीय मॉडल है। ये भी देख लीजिए, संचार का एक रेखीय मॉडल है, लीनियर मॉडल। इसमें भी फीडबैक की बात नहीं की गई है। फीडबैक की बात तो छोड़िए, नॉइज की भी चर्चा नहीं की गई है, वन वे कम्युनिकेशन है, तो ये सब चीज़ याद रखना है। उसके बाद आते हैं एलेक्स फिक्स। एलेक्स फिक्स के अनुसार संचार के 3 प्रमुख मॉडल हैं। एलेक्स फिक्स संचार के 3 प्रमुख मॉडल की बात करते हैं, और वे कौन कौन से मॉडल हैं वो देखते हैं। पहला है लीनियर मॉडल, दूसरा है इंटरेक्टिव मॉडल या फिर कन्वर्जेंस मॉडल, तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है ना, तो अब एक एक करके हम बात करेंगे। लीनियर मॉडल में जो है, आइए देखते हैं। लीनियर मॉडल एक रेखीय मॉडल है। यह अरस्तु का मॉडल है, ठीक है ना, नहीं अरस्तु का नहीं, अरस्तु का जो मॉडल था वो लीनियर मॉडल में आ जाएगा। उसके बाद हैरल्ड लैसवेल का जो था वो भी एक रेखीय था, यानी लीनियर था। उसके बाद सैनर वीवर का मॉडल जो था वो भी लीनियर मॉडल का था। बैरलो का SMCR अभी हम पढ़े हैं, वो भी लीनियर मॉडल में आ जाएगा। जितने भी वन वे कम्युनिकेशन है वो सभी लीनियर मॉडल्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे इसका एग्जांपल है टेलीविज़न पे हम लोग देखते हैं ना, तो जो उधर से बोल रहा है वो सुन रहे हैं चुपचाप, हम अपनी समस्या या सवाल एक भी नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद रेडियो जो है ये भी वन वे कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर जो छाप के दे दिया, लिख के आर्टिकल दे दिया, उसको पढ़ लेना है, अगर कोई मन में संदेह या सवाल उत्पन्न हुआ तो वो नहीं पूछ सकते हैं। तो ये सभी वन वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, वन रेखीय का उदाहरण है। जैसे कि मैं अभी ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी वन वे कम्युनिकेशन ही है। अगर इसमें लाइव इंटरेक्शन हुआ सबको के साथ, तब वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। इससे समझ सकते हैं। अब आते हैं कन्वर्जेंस मॉडल जो है, जिसे इंटरैक्टिव मॉडल हम लोग कहते हैं, वो देख लेते हैं इसमें कौन कौन आते हैं। तो विस्टले और मैकमिलन का जो मॉडल था वो इंटरैक्टिव मॉडल था। उसके बाद है श्रैम और ऑस्टगुड का जो मॉडल है वो भी इंटरैक्टिव मॉडल है। यह टू वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है, यानी कि जितने भी टू वे कम्युनिकेशन मॉडल हो जाएंगे वे सभी इंटरैक्टिव मॉडल। जैसे नहीं होता है एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, ऐसा सुनते होइएगा, तो उसी नाम पे रखा गया है। इसमें जो है मनुष्यों तथा मशीनों के बीच संवाद होता है, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल। आप देखिए इसका एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि जूम मीटिंग होता है ना, जूम ऐप पे मीटिंग होता है, तो क्या होता है कि अगर क्लासरूम का मीटिंग चल रहा है या 2 दोस्तों 4-5 दोस्त हम लोग मिले हुए हैं, तो सब कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ करके बात करेंगे, तो दोनों का सवाल जवाब होगा, हेलो हाय कैसे हो, हाँ भाई ठीक हूँ और बताओ। तो ये सब क्या है, इंटरेक्ट हो रहा है, तो इंटरेक्टिव मॉडल में आ जाएगा। उसके बाद यूट्यूब भी आ जाता है इंटरेक्टिव मॉडल में, क्योंकि वहाँ पे लाइव क्लास होती है। फिर उसके बाद वीडियो कॉल भी इंटरेक्टिव मॉडल है। जहाँ सामाजिक संबंधों में, इसको देखिए, जहाँ सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की बात आती है वहाँ पे इंटरेक्टिव मॉडल यूज होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी सामाजिक संबंध में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की बात आती है वहाँ पे इंटरेक्टिव मॉडल यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसने पूछा हाउ आर यू किससे, तो बी से। ए कोई व्यक्ति है जिसने बी से पूछा कि हाउ आर यू, तो बी बोला फाइन थैंक यू। तो ये इसमें 2 पर्सन क्या हुआ, एक दूसरे से इंटरेक्ट हुआ, बातचीत किया, एक सवाल किया दूसरा जवाब दिया, तो वो इंटरेक्ट हुआ, इसलिए इसे इंटरेक्टिव या कन्वर्जेंस मॉडल कहते हैं। अब आते हैं तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है ये बर्टलैंड का ट्रांजैक्शनल मॉडल है, याद रखिएगा, इसे बर्टलैंड ने दिया था। और हेलिकल मॉडल भी इसे कहते हैं। इसमें जैसे जैसे संवाद बढ़ता है संदेश जटिल होता जाता है। जैसे कि क्या होता है, क्लासरूम में जब हम ज़्यादा बच्चों में बात करने लगते हैं, ज़्यादा टीचर स्टूडेंट में, तो वो क्या होता है, क्लास में
ज़्यादा जटिल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चा लोगों का बात ख़त्म होता ही नहीं है, फिर क्लास डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में भी वही होती है, जहाँ सूचना का आदान प्रदान जो है वह शामिल होता है, उसे हम लोग ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं। जैसे कि अगर मान ली कोई व्यक्ति ए है, वह कह रहा है, पूछ रहा है बी से कि आपके लिए कोई संदेश नहीं है। तो बी बोला कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई संदेश नहीं है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, यानी कि संचार के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो संबंध के आधार पर इसका वर्गीकरण करके देखते हैं। पहला है कि अंतर व्यक्तिगत संचार, इसके अंतर्गत इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें जो है व्यक्ति अपने भीतर संवाद करता है, अपने आप से बात करता है, ईश्वर से बात करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो ये सब क्या है? इंट्रापर्सनल। इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, इंटरपर्सनल नहीं, इंट्रापर्सनल, यानी खुद से अपने आप से बातें कर रहा है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। कभी कभी ध्यान चिंतन में जो है कि बहुत सारे लोग देखिए अकेला बैठा हुआ है लेकिन अपने आप में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, यानी आपसी या पारस्परिक संचार। तो ये इंटरपर्सनल है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य इसमें संवाद होता है, और इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, औपचारिक संचार होता है, जैसे कि मीटिंग, सेमिनार, ये हो गया। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे परिवार में 2-3 लोग हैं, वो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, दोस्तों में 2-3 दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, समाज सोसाइटी में हाय अंकल, हेलो, कैसे हैं अंकल, ठीक है, हाँ। तो ये सब जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यानी समूह संचार। समूह संचार को हम लोग 2 रूप में बांटते हैं, एक है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में जो है भावनात्मक जुड़ाव होता है, जैसे कि परिवार, दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ। और सेकेंडरी ग्रुप में जो है खेल समूह, श्रमिकों का समूह, ये सभी आ जाता है इसके अंतर्गत। फिर देखेंगे कि माध्यम के आधार पर जो हम वर्गीकरण करेंगे संचार का, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा, एक हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब भाषा में बोल करके ये सब, जैसे कि लेक्चर देना, मीटिंग्स, सर्कुलर्स जारी करना, रेडियो, पोस्टर, लेटर्स, टेलीफोन, बातचीत, etc, ये सब क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई सिंबल डिनोट किए, जैसे कि यहाँ पे गोल और रेड कलर कराएगा और इसमें ऐसे कटा हुआ रहेगा, देखते हुएगा हाईवे रोड पे, तो गोला है ऐसे, गोल रेड गोला है और ऐसे कटा हुआ, इसका मतलब होता है स्टॉप। तो वो बोल नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, बस एक सिंबल लगा दिया, मतलब यहाँ रुकना है। तो ये क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। इसके 8 प्रकार होते हैं, देख लीजिए, उसको पढ़ेंगे। एक है प्रॉक्सिमिक्स, दूसरा है पैरालिंग्विस्टिक, तीसरा है केनेसिक्स, चौथा है हैप्टिक्स, उसके बाद है 5वां फोनेमिक्स, छठा है ड्रेस एंड अपीयरनेस, 7वां है क्रोमेटिक्स और 8वां है आइकोनिक्स। अब आइए इसमें एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं नॉन वर्बल एग्जामिनेशन के 8 का। प्रॉक्सिमिक्स जो है ये समीपता संचार होता है। इसमें हमारे आसपास के लोगों के साथ अंतरंगता, इंटीमेसी के स्तर को संप्रेषित करता है। हम अपने और दूसरों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाकर प्रदर्शित करते हैं कि हम किसी के साथ असहज महसूस करते हैं। जैसे कि स्कूल में क्या होता है दोस्तों, कि इसको समझ सकते हैं कि 2 छात्र हैं, छात्र ए है और छात्र बी है। ये दोनों अपने पास है तो अपने पास तो खूब हंसी मजाक गप्पे लड़ा रहा है, लेकिन जैसे ही शिक्षक के पास गया तो ये काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगा, डरने लगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं टिक पाएगा, उनसे क्या हो गया, डिस्टेंस मेंटेन हो गया। तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है बेहतर से, इस वजह से वहाँ पे दूरी हो जाती है, और अपने दोस्तों के साथ अच्छा से कम्युनिकेट कर पाता है, इसलिए यहाँ दोनों के लंबे देर तक गप्पे चलते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमिक्स का, समीपता का। उसके बाद आता है पैरालिंग्विस्टिक, जिसे कि पैरा भाषाई संचार कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलते समय शब्दों के अलावा जो ठहराव, गति, मौन होता है वो बातों को प्रभावी बनाते हैं। जैसे कि अगर यही लाइन में पढ़ रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि पैरालिंग्विस्टिक में जो है बोलते समय शब्दों के अलावा जो ठहराव, गति, मौन पद होता है वो प्रभावी बनाते हैं। तो ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन इसी चीज़ को मैं बोलूँ कि पैरालिंग्विस्टिक या पैराभाषाई संचार जो है, इसमें शब्द के अलावा ठहराव, गति, मौन,
ये सभी बातें होती है वो उसको क्या करती है, संचार को प्रभावित कर देती है। तो जो मैं गैप लेकर के बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक रुक करके, ये कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहा है, इसलिए इसे पैरालिंग्विस्टिक बोला जाता है। अब उसके बाद देखेंगे कि हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, हैप्टिक संचार क्या है। तो इसमें जो है स्पर्श द्वारा संचार होता है। जैसे कि हम लोग क्या होता था कि क्लासरूम में जब एक कोई निकलते थे तो अपने दोस्तों को उसको बोलते नहीं थे कि तुम भी निकलो, बस उसको हाथ से ऐसे कर देते थे, वो समझ जाता था कि हाँ चलो भाई हम भी चलते हैं बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि दो कोई मिलता है, गर्मजोशी से हाथ मिलाता है, तो वो क्या है, हाउ आर यू, हाँ भाई बढ़िया है सब। तो ये सब बात नहीं है, लेकिन स्पर्श से ही, टच से ही हम लोग कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, इसको हैप्टिक्स कम्युनिकेशन बोला जाता है। उसके बाद आता है काइनेसिक्स कम्युनिकेशन। इसमें जो है शारीरिक हाव भाव के द्वारा संचार होता है। जैसे कि कोई बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है और वो पूरा मतलब स्ट्रेट नहीं है, एकदम पूरा ऐसे सुस्त है, तो वो क्या होता है कि वो टीचर से अच्छा से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो मन उदास बैठा हुआ है, या तो उसको कुछ हो रहा है या वो अच्छा से संचार नहीं कर पा रहा है। तो ये शारीरिक हाव भाव का जो है वो भी कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग काइनेसिक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है फोनेमिक्स यानी स्वनिम संचार, किसी शब्द को विशेष प्रकार से बोलना। जैसे कि एक शब्द है अच्छा, ये नॉर्मल में बोला अच्छा, फिर कोई बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये शब्द एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से जब बोलिएगा तो उसका अर्थ, उसका मीनिंग जो है बदल जाता है। जैसे कि ये अच्छा का मैं एग्जांपल बताया हूँ। उसके बाद जो है क्रोमैटिक्स, क्रोमैटिक्स संचार जो है ये क्या होता है, ये रंगों के माध्यम से संवाद करता है। जैसे कि कपड़ों का रंग, उपहारों का रंग, ठीक है ना। जैसे कि शादी में लाल कलर में आप कोई गिफ्ट दिए तो ज़्यादा ही मतलब इंटरेस्टेड हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही अच्छा लगता है लोगों को। अब शादी में किसी को ले जाकर काला कपड़ा दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ जो है क्रोमैटिक्स कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। उसके बाद हम देखेंगे आइनोमिक्स कम्युनिकेशन, आइकोनिक्स। आइकोनिक्स कम्युनिकेशन जो है क्या होता है, ये चेहरे के हाव भाव से डिनोट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बच्चा हंस रहा है, यानी वो खुश है, ये बोला नहीं कि मैं खुश हूँ, चाहे हम पूछे नहीं, लेकिन उसके हाव भाव, चेहरे के भाव से पता लगा लिए कि वो खुश है। फिर उसके बाद जो है ये एक बच्चा का देखिए चेहरा इसका उतरा हुआ है, उदास है, तो हम कैसे पता कर लेंगे, इसके चेहरे के हाव भाव से हम पता कर लेंगे कि वो बच्चा उदास है। फिर उसके बाद देखिए ये एकदम चुप है, साइलेंट है, तो ये बोलेगा नहीं, लेकिन हम इसके चेहरे के भाव से पता कर लेंगे कि वो नहीं बोलना चाहता है, इस टॉपिक पे यहाँ पे खामोश रहेगा। फिर इसके बाद ड्रेस एंड अपीयरेंस है, वस्त्र और वेशभूषा जो है वो भी हमारे कम्युनिकेशन को काफ़ी प्रभावित करता है। मेहरेबियन जो है एक विद्वान थे, वो कहते हैं कि संवाद में जो है 7%, सिर्फ 7% ही वर्ड का खेल है, शब्दों का खेल है, इम्पोर्टेंस है, और 80% जो है उसके टोन का खेल, सॉरी 80 नहीं 38% जो है टोन का, किस टोन में आप बोल रहे हैं। उसके बाद 55% जो है बॉडी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है। देख लीजिए मेहरेबियन जो है किसी भी कम्युनिकेशन संवाद में किसकी कितनी भूमिका है, क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है 55% आपके बॉडी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन में। उसके बाद 38%, 38% जो है वो टोन का, किस टोन में आप बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना कहीं पे बहुत किसी के बात को लेकर के ही लफड़ा हो जाता है, तो लफड़ा क्यों हुआ भाई, क्या हुआ, तो नहीं इसका बोलने का टोन अच्छा नहीं था, ये गलत सेंस में बोला है। तो ये टोन से ही डिसाइड होता है कि वो किस प्रकार, किस अर्थ में बोल रहा है, क्या मीनिंग है उसकी बातों का। और 7% जो है मात्र वर्ड से डिसाइड होता है। ये कौन कह रहे हैं, मेहराबियन कह रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं कि मास मीडिया यानी कि MSM, मेन स्ट्रीम मीडिया की चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों। भारत में मीडिया का उद्भव की हम चर्चा करेंगे जब, तो उसमें देखेंगे कि प्रिंट मीडिया जो है यह 15वीं शताब्दी में आया। इसमें जो है बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट छपता था, साप्ताहिक पत्रिका होती थी, मासिक होती थी, मतलब महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार वाली साप्ताहिक, और वर्ष में एक बार वार्षिक, और डेली न्यूज़पेपर भी होता था। तो ये प्रिंट मीडिया कहलाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे पहले 15वीं शताब्दी में हुई। उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग की शुरुआत कब हुआ, तो ये 19वीं शताब्दी के बाद हुआ। इसके अंतर्गत ग्रामोफोन, CD, DVD और कैसेट्स आते हैं। और उसके बाद सिनेमा आता है। सिनेमा जो है ये 1900 के बाद आया भारत में।
ठीक है। उसके बाद रेडियो होता है, रेडियो 1910 के बाद आया। टेलीविज़न 1950 के बाद आया। ये डेट जो है आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ लिया गया है अभी से एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग इसे स्टार मार के याद कर लीजिएगा। प्रिंट मीडिया कब आया? 15वीं शताब्दी में। ये सब भारत के संदर्भ में बोला जा रहा है। रिकॉर्डिंग कब? 19वीं शताब्दी के बाद। उसके बाद सिनेमा जो है 1900 ईस्वी के बाद, रेडियो 1910 के बाद, और टेलीविज़न 1950 के बाद आया। और उसके बाद इंटरनेट जो है 1990 के बाद आया, और मोबाइल फ़ोन 2000 ईस्वी के बाद में आया था भारत में। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसको समझ लेते हैं, जैसे कि गेट कीपर अभी तो बता ही दिए हैं कि यह डिसाइड करता है क्या प्रकाशित होना चाहिए, क्या प्रसारित होना चाहिए, और क्या प्रचारित होना चाहिए, और क्या नहीं प्रचारित होना चाहिए। उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेट कीपर्स कहते हैं। और आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है यह व्यवस्थित शांत माहौल से कोलाहल या अव्यवस्था की ओर अग्रसर जो होता है उसको बताता है कि जिस शांत माहौल में थे अब वो माहौल हमारा बदल करके कोलाहल हल्ला गुल्ला का हो गया है, जिसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। प्राइम टाइम, जैसे कि ये बहुत फेमस है कि एनडीटीवी न्यूज़ चैनल पे अब तो नहीं चलता है, लेकिन उस समय चलता था अभी से कुछ सालों पहले, कि वहाँ पे एक पत्रकार थे रवीश कुमार, वो चलाते थे प्राइम टाइम। प्राइम टाइम उनका शो, न्यूज़ शो का नाम था, जब वो रात के 8 या 9 बजे आते थे, और उस समय का जो शो चलता था उसे प्राइम टाइम कहते थे, रात के 9 बजे आते थे। ऐसा क्यों? तो प्राइम टाइम नाम देने का अर्थ है कि जिस समय दर्शक सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो वही प्राइम टाइम कहलाता है। ये बात तो जब हम न्यूज़ देखते थे उस समय नहीं समझ में आता था, हम सोचे कि चलो भाई प्राइम टाइम नाम रख लिया होगा कुछ नाम, लेकिन अब जब पढ़े इसमें तो वो पता चला कि नहीं, प्राइम टाइम उनका कोई ये थी नहीं है। प्राइम टाइम जो है कोई एक ऐसा समय जिस समय दर्शक जो है ज़्यादा संख्या में अवेलेबल हो, उसी को प्राइम टाइम बोला जाता है। तो रात के 9 बजे क्या होता है, सभी लोग ऑफिस से लौटते हैं, काम करने वाले या जो भी लोग हैं फैमिली के सब बाहर काम कर रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठा हुए खाना खा रहे हैं डिनर पे, चलो टीवी चलाओ, न्यूज़ देखो क्या है आज का अपडेट। तो वो सब मेन टाइम होता है, उस समय व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं, इसलिए उस टाइम को प्राइम टाइम कहा जाता है। उसके बाद अब दोस्तों है कि येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? इसके पिल्ली पत्रकारिता, इसे सनसनी फैलाना बोलते हैं। और ये सनसनी क्यों फैलाया जाता है? कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए, ठीक है ना। जब कभी कभी न्यूज़ चैनल पे आप देखते होइएगा, एक शो चलाएगा और बोलेगा कि सूर्य जो है बहुत गर्म हो चुका है और उसकी गर्मी इतना बढ़ रही है कि धरती पर अब जीवन मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों का यह शोध चल रहा है कि बहुत जल्द जो है टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर होने वाला है, अभी 40 डिग्री हो चुका है, और जब 50 डिग्री से ऊपर जाएगा तो फिर पृथ्वी पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें होती है वो सनसनी फैलाने के उद्देश्य से की जाती है, ताकि लोग का ध्यान जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और फिर उधर देखेगा लोग, न्यूज़ चैनल देखेगा, चैनल का टीआरपी बढ़ेगा। तो इस तरह की पत्रकारिता जर्नलिज्म जो होती है उसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है सहभागिता मीडिया। ये है पार्टिसिपेटरी मीडिया, जिसके पास भी कैमरा या फ़ोन है वो पत्रकारिता कर सकता है। जैसे कि दोस्तों एक बिहार से रिलेटेड है एक आदमी जो यूट्यूब पे कैमरा फ़ोन लेकर के स्टार्ट किए थे पत्रकारिता, और मतलब कुछ एकदम नॉर्मल आदमी थे, नॉर्मल इंसान थे, ठीक है ना। और वो कैमरा मोबाइल से न्यूज़ कवर करना शुरू किए। कोई नहीं जानता था कि कोई न्यूज़ चैनल में काम किए थे, तो वो कैमरा मोबाइल से स्टार्ट किए और हर जगह अपना न्यूज़ कैमरा ये रिकॉर्ड करके न्यूज़ चलाने लगे यूट्यूब पे, और चलते चलते वो फेमस हो गए। वो बिहार के रहने वाले हैं, और अब तो पत्रकारिता छोड़ करके अब पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं। अगर आप बिहार से हैं, उनका नाम समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सहभागिता मीडिया का वो बेस्ट एग्जांपल है वो इंसान। तो वो कहाँ पे? यूट्यूब पे आजकल हो रहा है, ये इसका उदाहरण है। अब देखेंगे एम्बेडेड जर्नलिस्ट। एम्बेडेड जर्नलिस्ट क्या कहने का मतलब है? इसमें सरकार द्वारा मिलिट्री यूनिट में शामिल जर्नलिस्ट, जैसे कि मिलिट्री यूनिट में बहुत सारी सरकारी मीडिया जो है वो शामिल होती है, और वो हर चीज़ को देखती है, लेकिन हर बात जो है नहीं बताया जाता है। कुछ चीज़ें ही पब्लिक में की जाती है, जारी की जाती है, उसी को बताना है, क्योंकि कुछ वहाँ मिलिट्री में प्राइवेसी का मामला होता है, देश के सुरक्षा का भी मामला होता है। इस तरह के जर्नलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बेडेड जर्नलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद अब आएंगे कि मास मीडिया के प्रमुख सिद्धांत की बात करें हम, कौन कौन से हैं। तो पहला है हाइपोडर्मिक, यानी
या फिर बुलेट थ्योरी। इसके अंतर्गत मीडिया द्वारा डर का माहौल उत्पन्न करना और जनता को प्रभावित किया जाता है। यानी कोई मैसिव प्रोपेगेंडा जब चलाना है कि भाई देश खतरे में है, ठीक है ना, संविधान खतरे में है, इस तरह का कोई न्यूज़ चैनल चला रहा है कि, तो ये देखिए किसी का बुराई या ज़्यादा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कोई मैसिव प्रोपेगेंडा जब चलाया जाए बड़े लेवल पर, खास करके ये सब इलेक्शन के समय होता है, चुनाव के समय होता है, मीडिया द्वारा, तो ये डर का माहौल उत्पन्न करे ताकि लोगों को बताएं कि नहीं आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की जो भी प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है वो हाइपोडर्मिक या बुलेट थ्योरी का टाइप में आता है मीडिया में। उसके बाद हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। इसका क्या होता है कि यह मीडिया के संदेशों पर प्रतिक्रिया देता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है इसमें, और इसके कुछ एक्सपोजर है, जैसे कि सिलेक्टिव एक्सपोजर। सिलेक्टिव एक्सपोजर, लोग उन माध्यम को चुनते हैं जो उनके विश्वास आस्था के अनुकूल है, जैसे कि एनडीटीवी, जियो न्यूज, अब तो खैर बदल चुका है, लेकिन अभी से 2-3 साल पहले की मैं बात करूं तो एनडीटीवी को पहले कांग्रेस के सपोर्ट में कांग्रेसी लोग ज़्यादा देखते थे। जियो न्यूज़ को क्या है, इस पर एक पत्रकार थे, उनको ज़्यादा बीजेपी के फेवर में रहते थे, तो वो बीजेपी माइंडसेट के लोग जी न्यूज़ को ज़्यादा देखते थे। तो ये क्या था कि वो अपना एक्सपोजर सेलेक्ट कर लिए थे और उसी पर विश्वास रखते थे जिस पे, तो उसी को देखना चाहते थे। उसी तरह सिलेक्टिव परसेप्शन भी बन जाता है लोगों के अंदर। जब वे माध्यम चुन लेते हैं तो उनसे प्राप्त संदेशों में वे उन बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके मत या विश्वास को मजबूत करते हैं। ऊपर वाले जब एक्सपोजर में जब हम अपना माध्यम चुन लिए अपने विश्वास आस्था के अनुकूल, तब उसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारे मत या विश्वास को मजबूत करता है हम उसी को चुनेंगे। तो ये काफ़ी नैरो माइंडेड हो जाता है यहाँ पे इंसान। तो खैर वो मास मीडिया का है। व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत की अगर हम बात करें, यानी पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी की, तो ये पॉल लेजरस्फेल्ड ने दिया था, याद रखिएगा। इसके अनुसार वोटर मास मीडिया से प्रभावित होकर के किस पार्टी को वोट देना चाहिए निर्धारित नहीं करता, बल्कि अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होकर के करता है। तो ये पर्सनल इन्फ्लुएंस है, और वो मीडिया का इन्फ्लुएंस अपने पर, जैसे कि चुनाव का जब भी समय आएगा आप देखिएगा कि हर न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ें दिखाया जाने लगेगा। अगर मान लिए कि लोकसभा का चुनाव है तो हर न्यूज़ चैनल पे ये दिखाया जाने लगेगा कि देश के लिए क्या ज़रूरी है, देश के लिए ये मुद्दे ज़रूरी है, वो मुद्दे ज़रूरी है, लोगों को ये देखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो बातें होती हैं वह लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को माइंडसेट बदलने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर उससे प्रभावित ना हो करके लोग अपने आसपास के माहौल देखें कि क्या हमारी ज़रूरत है, क्या है, उस चीज़ से जब प्रभावित हो तब वो व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। अब आते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मास मीडिया। इसमें जो है मास मीडिया और सामाजिक परिवर्तनों जैसे कि मूल्यों, विश्वास, विचार, इसके माध्यम से एक निश्चित संबंध की चर्चा होती है, उसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसके भी कुछ सब टाइप है, जैसे कि कल्टीवेशन थ्योरी की बात किया था जॉर्ज गैर्बनर ने, कब, तो 1967 में। वे कहते हैं कि मीडिया जाने अनजाने में लोगों को प्रभावित करता है और लोग प्रतीकों, संदेशों, चिन्हों को अपनाते हैं अनजाने में ही। तो ये जाने अनजाने में भी बहुत सारा चीज़ जो है हो जाता है और उस प्रभाव में आकर के लोग बहुत सारे चीज़ कर लेते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो है ये मैक्सवेल मैककॉम्ब और डोनाल्ड शॉ द्वारा दिया गया, कब, 1972 में दिया गया। इसमें क्या होता है कि चुनाव के समय मीडिया लोगों को बताती है कि क्या सही है, किसे चुनें, आपके लिए कौन सा ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसे बात करेगा जैसे लगेगा कि हाँ भाई ये तो मेरा मन के दिल का एकदम बात बोल दिया, यही ज़रूरी है, ये है, बाकी आप अपने माइंड से कुछ सोचिए नहीं पाइएगा। तो वो एजेंडा सेटिंग थ्योरी होता है। वो एजेंडा को आपके माइंड में सेटअप किया जाता है उस तरह की बातें करके, उस तरह की कम्युनिकेशन करके। फिर उसके बाद अब हम आएंगे कि द यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। ये क्या है, ये कार्ड्स द्वारा दिया गया 1959 में। लोग जो है मीडिया द्वारा खुद का इस्तेमाल होने देते हैं, फिर मीडिया देखने के बाद लोग अपने आप को ज्ञानी अनुभव करते हैं, इसलिए मीडिया के प्रति आभारी रहते हैं। जैसे कि आज भी मतलब गांव घर में कुछ देखिएगा लोगों को, या कहीं भी देखिए, अपने सोसाइटी में, आसपास मोहल्ले में देखिए कि बहुत सारे लोग जो है कुछ जानते, पढ़े लिखे कम है थोड़ा, वो लेकिन न्यूज़ चैनल इतना देखते हैं कि जैसे जैसे उनको मीडिया वाले जर्नलिस्ट समझाया
उनको लगता है कि हाँ भाई ये तो हमको बहुत अच्छा नॉलेज दे दिया, बहुत अच्छा जान गए हम, देश के लिए ये ज़रूरी है, देश के लिए वो ज़रूरी है, देश की विदेश नीति ऐसे रखनी चाहिए। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें बहुत लोगों को आप चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे सुनते होइएगा, जो कुछ लोग होते हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली न्यूज़ देखेंगे, बाकी उनकी और नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ डेली अपडेट करेंगे और उस चीज़ से वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, भारत का विदेश नीति तो इसमें गलत हो गया भाई, भारत की विदेश नीति ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए सरकार को, वैसे करती तो बहुत बेहतर रहता, ऐसे करती तो बेहतर रहता। तो ये सभी चीज़ें जो है वो किस चीज़ से डिसाइड कर रहा है, तो वो मीडिया को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल देखने के बाद डिसाइड कर रहा है। तो ये किस थ्योरी का पार्ट है, तो ये द यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। इससे जो है लोग अपना खुद का इस्तेमाल होने दे रहा है मीडिया द्वारा। यही बात कार्च ने कहा था 1959 में। उसके बाद अब आते हैं निर्भरता सिद्धांत की बात करेंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी की। ये दिया था बाय मेल्विन फ्लेवर एंड रोकिच ने दिया था। आधुनिक शहरी औद्योगिक समाज में दर्शक मीडिया द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। अभी का जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी चल गया है उसमें जो है दर्शक टाइम नहीं है लोगों के पास कि सोसाइटी में घूमे, थोड़ा वहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसका हाव भाव ले। तो वो क्या करते हैं, ऑफिस से लौटे भाई काम करके, शाम को रात को न्यूज़ चैनल खोलो, क्या हुआ देश दुनिया में देखो। तो यहाँ पे मीडिया क्या करती है, वो चीज़ें गेट कीपर जो है वो अपने मन गढ़ंत चीज़ों को दिखा रही है, तो वो काफ़ी हद तक जो है सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाता है और उन तक मैसेज पहुँचने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ वो मीडिया पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए इसे डिपेंडेंट थ्योरी बोला जा गया है। मास मीडिया के नियामक सिद्धांत की अगर हम बात करें, नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मास मीडिया, इसमें जो है प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श या नियामक होते हैं। क्योंकि मास मीडिया समाज का ही एक अंग है, इसलिए यह सिद्धांत उन नियामकों को ध्यान में रखता है। ठीक है, अब आते हैं प्रभुत्व, इसका सब कैटेगरी है प्रभुत्ववादी सिद्धांत यानी अथॉरिटेरियन थ्योरी। इसे साइबर्ट ने दिया था। इसमें मीडिया राज सत्ता के अधीन होती है, जैसे कि सेंसरशिप उस पर लागू कर देना, लाइसेंस के लिए जोड़ देना, लाइसेंस प्रणाली लगा देना, अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो दंड का प्रावधान है। जैसे कि गोदी मीडिया का जो कंसेप्ट है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्रभुत्ववादी सिद्धांत का, अथॉरिटेरियन सिद्धांत का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, जो सत्ताधारी दल है, उसी का गुणगान करने में लगा रहेगा, उसी के कसीदे पढ़ने में लगा हुआ रहेगा, उसकी तारीफ़ के पुले बांधेगा। ये क्या है? प्रभुत्ववादी सिद्धांत का एग्जाम्पल है। यही बात साइबर्ट समझाए हैं। उसके बाद आता है मुक्त प्रेस सिद्धांत, फ्री प्रेस थ्योरी। इसे भी साइबर्ट दिए हैं। ये कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता उदारवादी लोकतंत्र की पहचान है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है तो इतना तो जानते होइएगा कि प्रेस जो है, मीडिया जो है, उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जैसे कि 3 होता है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 होते हैं और चौथा अगर कोई है तो वो प्रेस है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो निष्पक्ष खबरें कवर करे, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो है हमारे देश की पत्रकारिता का, प्रेस का रैंकिंग जो है वर्ल्ड लेवल पर हमेशा गिरते जा रहा है। अब देखेंगे अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। इसे दिया था रॉबर्ट हॉटकिंस ने दिया था। मास मीडिया केवल समाज का दर्पण मात्र नहीं होता है, बल्कि इसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। ये बात कहते हैं कौन? रॉबर्ट हॉटकिंस कहते हैं। वो सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है समाज को सिर्फ दर्पण दिखा दे नहीं कि भाई ऐसे होता है, ऐसे देख लो, ऐसे करना चाहिए, बल्कि सामाजिक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब आता है कि साम्यवादी मीडिया का सिद्धांत जो है कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। इसे मार्क्स और एंगल्स ने दिया था। ये तो जहाँ भी कम्युनिस्ट वर्ड आ गया तो ये इन दोनों का नाम तो आएगा ही आएगा, मार्क्स और एंगल्स का। ये कहते हैं कि मीडिया जो है वह सर्वहारा वर्ग के अधीन है और इस तरह से निजी मीडिया का क्या हो गया? उन्मूलन हो गया है। फिर उसके बाद आता है विकासवादी संचार सिद्धांत यानी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी। इसमें राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप विकासात्मक कार्यों का विवरण मीडिया द्वारा दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय नीति क्या हमारी है, क्या बना है और इससे क्या विकासात्मक कार्य होने वाले हैं, उसकी जानकारी जब मीडिया दे तो वो विकासवादी संचार सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद है लोकतांत्रिक भागीदारी मीडिया सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी। इसमें मीडिया का सभी स्तरों पर मौजूदगी होता है, जैसे कि केंद्रीकृत महंगी मीडिया प्रणाली का विरोध। फिर अब आते हैं कल्चर एंड सेमियोटिक थ्योरी। कल्चर एंड सेमियोटिक थ्योरी जो है बाय शोजर द्वारा दिया गया था। इसमें सेमियोटिक कहने का मतलब है
कि प्रतीकों का विज्ञान, साइंस ऑफ साइंस, प्रतीकों का विज्ञान जो है उसे सेमियोटिक कहते हैं। इसे पियर्सन ने दिया था। इसमें जो है मीडिया द्वारा संकेत के माध्यम से प्रचारित संदेश होता है, संदेशों को संकेत के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन बैरियर की कुछ हम बात कर लेंगे कि जब हमारा संचार जो होता है, संप्रेषण होता है, उसमें क्या क्या बैरियर आता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम बताए थे कि नॉइज़ का जो होता है, शोर हल्ला गुल, वो भी एक बैरियर है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। वह तत्व या स्थिति जो सूचना के आदान प्रदान में रुकावट पैदा करती है, जिससे संदेश का अर्थ ही बदल जाता है या प्राप्तकर्ता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ न्यूज़ या टेलीप्रोम्पटर या पहले का जो टेलीफोन कॉलिंग होता था तो तार वगैरह कट जाता था या उसमें कुछ बाधा आ जाता था, तो सुनते हुइएगा कि आवाज़ अच्छा से नहीं जा रहा है, आवाज़ कट कट के आ रहा है। या अभी भी मोबाइल पे जब हम कॉलिंग करते हैं तो नेटवर्क का जो समस्या होता है, तो उसमें नेटवर्क का जब समस्या होता है तो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। हेलो कैसे हो, तो इसमें के बीच में का कैसे गायब हो जाएगा, तो फिर ये क्या है, ये कम्युनिकेशन बैरियर को डिनोट कर रहा है। अब उसी को देखेंगे ये टॉपिक वाइज डिसाइड करके। जैसे कि भाषा संबंधी कुछ अवरोध हो जाता है, सेमेंटिक बैरियर, इसमें त्रुटिपूर्ण अनुवाद। जैसे आप देखते होइएगा कि फॉरेनर कोई आए, राजदूत या कोई किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब हमारे देश आते हैं इंडिया में, तो अगर यहाँ के हमारे जो लीडर है वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं या वहाँ के जो लीडर वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो देखते होइएगा कि उनमें एक माइक चिप ट्रांसलेटर टाइप का पीछे लगा हुआ रहता है। पहले तो ये टेक्निक नहीं था, तो एक आदमी होते थे वो इनको अपने भाषा में ट्रांसलेट करके बताते थे। लेकिन अब आजकल बहुत सारा मशीन चल गया है, वो ट्रांसलेट कर देता है, तो वो आपका भाषा संबंधित अवरोध को ख़त्म कर देता है। इसलिए इसमें तकनीकी भाषा का प्रयोग होता है। अस्पष्टपूर्ण धारणाएं होती है, त्रुटिपूर्ण शब्दों में संदेश भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कुछ बैरियर होता है। जैसे जटिल संगठनात्मक संरचना का भी बैरियर होता है। प्रतिष्ठात्मक संबंध की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह का बैरियर है। संगठनात्मक सुविधाओं की बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की, तो ये भी एक तरह का बैरियर है। संगठनात्मक नियमन नीतियों की चर्चा करें तो ये भी संगठनात्मक संगठन ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना होगा। लेकिन जब उस रूल रेगुलेशन में कोई होल हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो वो एक हमारे कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर देता है। और संचार सामग्री का घटिया रख रखाव भी इसका बैरियर है। फिर देखेंगे कि भावनात्मक अवरोध। भावनात्मक अवरोध क्या है, इमोशनल या परसेप्शन बैरियर। इसमें जो है भावनात्मक दृष्टिकोण की चर्चा की जाती है कि किस भावना से आप ये बात बोले हैं, आपके क्या परसेप्शन रहा है, उसकी चर्चा की जाती है। उससे भी हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी प्रभावित होता है। फिर है अपरिपक्व मूल्यांकन की। जैसे कि हम लोग कहीं बच्चा लोग जो होता है वो इमोशन में बह करके थोड़ा सा कोई बात हुआ उस पर रोने लगा, वो बात पूरा बताया नहीं, क्या हुआ बताओ, क्यों रो रहे हो, तो ये उसका बैरियर है, वो इमोशनल बैरियर का ही है, वो मैच्योरिटी की कमी होने की वजह से हो रहा है। फिर संचार का अविश्वास जो है, कम्युनिकेशन का उसमें बिलीफ नहीं है। अल्प धारणशीलता, हम कम धारणशीलता रखते हैं, पहले ही से ही ऐसे बना लेंगे वैसे हो जाएगा, या फिर हमारा डेडिकेशन में कमी हो जाता है। अनावश्यक मिश्रण व विरूपण का भी अभाव हो जाता है। ये सभी अवरोधक हैं। भौतिक अवरोधक की अगर हम बात करें तो भौतिक अवरोधक यानी कि फिजिकल बैरियर में जो है साहित्यिक विस्फोट हो जाता है, वित्त संबंधी बाधा आ जाती है, शोर, समय या दूरी का वह, जैसे कि हम लोग यहाँ एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है तो हम लोग बातें कर रहे हैं, 2 दोस्त, तो वहाँ कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब वहीं थोड़ा सा चले जाएंगे, 1 किलोमीटर की दूरी पे चले जाएंगे, तो हम बोलेंगे कैसे हो, तो उसको सुनाई देगा कहाँ हो। तो ये जो है हमारे संचार में, कम्युनिकेशन में बाधा हो जाएगी उत्पन्न, क्योंकि दूरी हो गया दोनों के बीच में, दूरी बढ़ गया दोनों के बीच में, तो ये हमारा फिजिकल बैरियर है। फिर उसके बाद आता है हेलो प्रभाव। हेलो प्रभाव के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो गूगल पे सर्च करके देखिएगा, पता चलेगा। इसको दिया था एडवर्ड थॉरेनडाइक ने। इसमें बताए थे वो कि किसी विषय वस्तु की कुछ विशेषताओं पर हमारे इम्प्रेशन या राय बनाने की जो प्रवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलो प्रभाव कहते हैं। ये हमारा कोई भी विषय वस्तु जो है उसके कुछ विशेषताओं पर जो हम अपना इम्प्रेशन बनाते हैं, राय बनाते हैं कि ये ऐसा होगा भाई, तो वही हेलो प्रभाव कहलाता है।
फिर उसके बाद है व्यक्तिगत अवरोध की बात करेंगे, पर्सनल बैरियर की। तो पर्सनल बैरियर में क्या आता है, जैसे कि प्रेरणा का अभाव, कोई काम करने के लिए, किसी से बात करने के लिए ये प्रेरणा ही नहीं है हमारे अंदर। तो कोई हमसे पूछा कि चलो आज ये टास्क करो, चलो ये काम करो, तो हम उसको बोल दिए आराम से, अच्छा ठीक है करेंगे। तो ये पर्सनल बैरियर है। फिर उसके बाद उचित माध्यम का भी अभाव होता है, समय का अभाव है, डर है। उसके बाद हमारा बिहेवियर कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट है या नहीं है, ये चीज़ पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ये सभी हमारा पर्सनल बैरियर के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभावी संचार कैसे, ये तो समस्या हम बात कर लिए बैरियर का। तो फिर भाई अब हमारा संचार जो है वो प्रभावी कैसे होगा, इफ़ेक्टिव कैसे होगा, उसके लिए क्या हम लोग को टेक्निक यूज़ करना होगा। तो वो है 7S। 7S है, एक 7S है और एक 4S है। 7S में क्या होता है, 7S कहने का मतलब हुआ कि 7 ठो C का कंसेप्ट दिया गया है जिसके द्वारा संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। पहला है क्लियर यानी स्पष्ट, दूसरा है कंसाइज यानी संक्षिप्त होना चाहिए हमारा बात, उसके बाद कंक्रीट यानी ठोस होना चाहिए, करेक्ट यानी सही होनी चाहिए, कोहेरेंट यानी तर्क संगत होना चाहिए, कंप्लीट यानी पूर्ण होना चाहिए, कोर्टियस यानी गरिमापूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में क्या होता है, इसमें सिंसेरिटी की चर्चा की गई है। सिंसेरिटी मतलब समझ के साथ बोलें, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बातों में मजबूती होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। अब इतना ना हार्ड वर्ड यूज करने लगे कि हम क्या बोल रहे हैं किसी को समझ ही नहीं आया। फिर इसके बाद शॉर्टनेस होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा 2 लाइन में उस बात को समझाया जा सकता था, उसके लिए हम 4 लाइन 6 लाइन बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्टनेस होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, तब जाके इन सब चीज़ों को 7C और 4S को जब हम फॉलो करेंगे तब हमारा कम्युनिकेशन जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमारा पेपर 1 का कंप्लीट हुआ। एक यूनिट जो कम्युनिकेशन है, इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का हो चुका है। तो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।